हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्नोफ्लेक का क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं और फिर इसकी सभी भुजाओं को 3 हिस्सों में बांटते हैं। और फिर बीच वाले हिस्से पर हम एक और छोटा सा समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो पहली बार में ये ऐसा होगा और अगली बार सभी भुजाओं के लिए हम ऐसा करेंगे। तो एक यहां, 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 यहां होगा। मुझे लगता है अब आपने अनुमान लगा लिया होगा। और अगली बार फिर से सभी भुजाओं के लिए हम ऐसा ही करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा देखा था कि हमारे पास एक ऐसी आकृति मतलब फिगर है जिसका परिमाप पेरीमीटर अपरिमित है। लेकिन यहां हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल परिमित यानी फाइनाइट होता है, जो सोचने में काफी रोचक लग रहा है। चलिए यहां एक स्पष्ट समबाहु त्रिभुज से शुरू करते हैं। ये एक स्पष्ट समबाहु त्रिभुज है। हम इसे थोड़ा और साफ बना लेते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई s है। हम यहां दो चीजों पर ध्यान रखेंगे। एक तो हम त्रिभुज की भुजाओं पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही ये स्नोफ्लेक में बदल जाता है, हम इसकी भुजाओं की संख्या का ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक बार जब भी हम इसमें और छोटे त्रिभुज जोड़ेंगे, हम इसके क्षेत्रफल का भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्षेत्रफलों की गिनती है। वास्तव में हम इसे मिटाकर थोड़ा और पीछे लिख लेते हैं, क्योंकि शायद हमें थोड़ा और ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी। ये हमारी भुजाओं की गिनती है। हम इसे यहां ऊपर लिख लेते हैं और यहां नीचे ये क्षेत्रफलों की गिनती है। जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास 3 भुजाएं थीं। यहां हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई s माना है। तो ये 3 गुणा वर्गमूल स्क्वायर रूट गुणा s का वर्ग बटा 4 होगा। ये उचित रूप से एक साधारण समबाहु त्रिभुज है। अब हम प्रत्येक भुजा को 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे और फिर बीच वाले हिस्से में हम एक और छोटा सा समबाहु त्रिभुज जोड़ेंगे। तो यहां इस भुजा पर ये कुछ इस तरह दिखेगा। मैं चाहता हूं कि आप यहां सोचें कि प्रत्येक भुजा पर हम क्या कर रहे हैं। हमारे ये करने से पहले ये केवल एक भुजा थी। फिर हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा और फिर बीच वाले हिस्से में हमने 2 और भुजा जोड़ दी। मतलब हमने एक और समबाहु त्रिभुज जोड़ दिया। तो एक भुजा अब 1, 2, 3, 4 भुजाओं में बदल गई है। तो प्रत्येक बार जब हम स्नोफ्लेक को और जटिल बनाते हैं, तो प्रत्येक भुजा 4 भुजाओं में बदल जाती है। इसलिए अब हम सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसा तीनों भुजाओं पर करते हैं, तो हमारे पास 4 गुणा 3 मतलब 12 भुजाएं होंगी। अगर हम इसे 4 से गुणा करते हैं, तो इससे हमें 12 भुजाएं मिलेंगी। हम इसे गिनकर भी निश्चित कर सकते हैं कि ये सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 भुजाएं। और अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब इस पीले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारे पास यहां 3 छोटे त्रिभुज हैं, इसलिए हम यहां 3 लिख लेते हैं और फिर हम समबाहु त्रिभुज के सूत्र फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 का वर्गमूल गुणा s का वर्ग है। लेकिन अब इन छोटे समबाहु त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा की लंबाई s नहीं है, ये s बटा 3 है। ध्यान दीजिए यहां ये लंबाई s बटा 3 है, तो ये भी s बटा 3 होगी। तो प्रत्येक बार समबाहु त्रिभुज की भुजा पिछली बार की 1 बटा 3 हो जाएगी। अब ये s का वर्ग नहीं होगी, ये s बटा 3 का वर्ग होगी और फिर ये सब बटा 4 होगा। अब देखते हैं अगली बार हमें क्या मिलेगा। हम यहां एक त्रिभुज बना लेते हैं और अब हम आखिरी बार यहां ये त्रिभुज बना रहे हैं। तो एक और बार ऐसा करने पर यहां हमारे पास कितनी भुजाएं होंगी? पिछली बार हमारे पास 12 भुजाएं थीं और इस छोटे नारंगी त्रिभुजों को जोड़ने पर अब ये प्रत्येक भुजा 4 नई भुजाओं में बदल गई है। जब हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो हमें यहां 48 भुजाएं मिलेंगी। अब हमारे पास कितने नए त्रिभुज हैं और अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब पीला क्षेत्रफल जमा नीला क्षेत्रफल जमा नारंगी क्षेत्रफल क्या होगा? हमारे पास यहां कितने नारंगी त्रिभुज हैं? हम यहां पिछली बार की प्रत्येक भुजा में एक नारंगी त्रिभुज जोड़ रहे हैं और पिछली बार हमारे पास 12 भुजाएं थीं।
इसलिए हम यहाँ 12 नारंगी त्रिभुजों को जोड़ेंगे। वास्तव में हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। इस 12 नारंगी त्रिभुजों को हम 4 से गुणा कर रहे हैं और फिर हमारे पास 4 गुणा 3 का वर्गमूल है। अब ये s/3 नहीं होगा, ये s/9 होगा। इनकी माप नीले त्रिभुज की 1/3 होगी, तो ये s/9 का वर्ग होगा और फिर ये पूरा बटा 4 होगा। अब यहां आपको एक पैटर्न बनता नजर आ रहा होगा। अगर हम इसे एक और बार करते हैं, पहले हम थोड़ा दाहिनी तरफ चलते हैं। अब ये किस तरह दिखेगा? चलिए इसे एक अलग रंग से लिखते हैं जिसका हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। हमने इस गुलाबी रंग का प्रयोग नहीं किया है। हमारी पिछली भुजाओं की संख्या अब हमारे नए त्रिभुजों की संख्या है। 48 गुणा 3 का वर्गमूल गुणा s बटा, अब ये इसका 1/3 होगा। s/27 की घात 2 और इस पूरे के बटे में 4। एक वास्तविक स्नोफ्लेक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें अपरिमित पदों की संख्या को जोड़ते रहेंगे। हम यहां ऐसा बार बार करते रहेंगे। यहां अपरिमित योग निकालकर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इससे हमें एक परिमित संख्या मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इसे सरल करना चाहते हैं। चलिए इसे एक अलग तरीके से यहां दोबारा लिख लेते हैं। यहां सबसे पहले हम 3 के वर्गमूल गुणा s का वर्ग बटा 4 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इसे करते हैं। अब अगर इन सभी पदों से 3 का वर्गमूल गुणा s का वर्ग बटा 4 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करते हैं, तो यहां ये पद 1 हो जाएगा। यहां हमने 3 के वर्गमूल फिर यहां से 4 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल दिया है और यहां हमने s के वर्ग को भी गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल दिया है। ध्यान दें, यहां हमने केवल s के वर्ग को गुणनखंडन द्वारा बाहर किया है, इसलिए अब ये जमा 3 गुणा 1/3 का वर्ग होगा। यहां हमारे पास यही बचा है। तो हमारे पास यहां 1/3 का वर्ग और यहां 3 है। हम यहां सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए सरल नहीं कर रहे हैं। और अब यहां हमारा अगला पद जमा ये 12 यही रहेगा, लेकिन हम इसे 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। अब जिस पद को हमने गुणनखंडन द्वारा बाहर किया है उसे यहां नहीं लिखेंगे, तो हमने यहां से 3 का वर्गमूल और ये 4 और इस s के वर्ग को गुणनखंडन द्वारा बाहर किया है और अब हमारे पास 3 का वर्ग बचा है जो यहां नीचे है। तो ये 1/3 का वर्ग है और फिर इस पूरे का वर्ग है। तो नारंगी पद में हमारे पास ये बचा है। अब हम गुलाबी पद पर चलते हैं। ये गुलाबी पद, यहां इस 48 को हम 3 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 3 गुणा 4, हम यहां 4 का वर्ग लिख रहे हैं क्योंकि प्रत्येक बार हम इसे 4 से गुणा कर रहे हैं। अगली बार ये 4 की घात 3 होगा क्योंकि यहां प्रत्येक बार प्रत्येक भुजा 4 भुजाओं में बदल रही है और ये वहीं से आया है। यहां भी हमने 3 का वर्गमूल, इस 4 और इस s के वर्ग को गुणनखंडन द्वारा बाहर किया है। अब हमारे पास 1/3 की घात 3 और इस पूरे का वर्ग बचा है। तो ये गुणा 1/3 की घात 3 और इस पूरे का वर्ग है। हम आगे हमेशा के लिए ऐसा करते रहेंगे। तो प्रत्येक चरण में हम 4 से गुणा कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पद में 4 की घात बढ़ रही है। तो आमतौर पर यहां ये 4 की घात 0 है। यहां हमारे पास 1 है, तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। फिर हमारे पास 4 की घात 1, 4 का वर्ग और फिर ये 4 की घात 3 है और फिर यहां ये घात भी बढ़ रही है। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। हम देख सकते हैं कि ये घात हमेशा इससे 1 ज्यादा है और अब इस अपरिमित को हल करना काफी आसान है, जो अब एक अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में बदल जाएगी। अगर ये वास्तव में एक जैसी घात है तो हम यहां इनमें 4 की घात बढ़ाएंगे, लेकिन हम इन सबको लेकर केवल 4 से गुणा नहीं कर सकते। अगर हम इन सबको 4 से गुणा करते हैं तो हमें इन सबको 4 से विभाजित भी करना पड़ेगा। इसलिए हम यहां इस स्टेप में सबको 4 से गुणा और विभाजित करेंगे। तो अगर हम इसे 4 से विभाजित करना चाहते हैं तो हम इसे यहां बाहर कर सकते हैं। अब हम यहां इसे 1/4 से गुणा करेंगे और अब हम 4 से विभाजित कर रहे हैं और यहां हम 4 से गुणा कर रहे हैं।
तो हम यहां इसका मान नहीं बदल रहे हैं। ये 4 जमा 3 गुणा 4 जमा 3 गुणा 4 का वर्ग जमा 4 की घात 3 होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि इस 4 की घात और 3 की घात 1 जैसी है। लेकिन ये अभी भी थोड़ा विचित्र लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ 1/3 का वर्ग और फिर इस पूरे का वर्ग ले रहे हैं। यहाँ हम 1/3 की घात 3 के पूरे का वर्ग ले रहे हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमेशा वर्ग ही होगा और ये बढ़ती रहेगी। लेकिन आमतौर पर अगर हमारे पास 1/3 की घात n है और अगर हम इसका वर्ग लेते हैं, तो ये बराबर 1/3 की घात 2n होगा। तो हम इसे केवल 2 से गुणा कर रहे हैं। अगर हम किसी के घातांक एक्सपोनेंट में कुछ लेते हैं और फिर उस पूरे की घातांक लेते हैं, तो हम उन घातों को गुणा कर देते हैं, या इसे हम केवल n गुणा 2 भी लिख सकते हैं। हम इसे 1/3 की घात 2 और इस पूरे की घात n भी लिख सकते हैं। तो वास्तव में हम एक बहुत उचित तरीके से दो घातांक को आपस में बदल सकते हैं। चलिए इस पूरे को दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि हम एक ही चरण स्टेप में बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ इस भाग से हमें 3 का वर्गमूल गुणा s का वर्ग बटा 16 मिलेगा, और फिर ये गुणा हम इसे एक कोष्ठक में लिखेंगे। तो अब हमारे पास 4 जमा, फिर हम यहाँ नीले रंग में लिखेंगे 3 गुणा 4 की घात 1, और हम इसे गुणा 1/3 लिख सकते हैं। हम इसे 1/3 के वर्ग की तरह देख सकते हैं, या हम इसे 1/3 की घात 1 और इसे पूरे के वर्ग की तरह देख सकते हैं, या फिर हम इसे 1/3 का वर्ग और इसे पूरे की घात 1 की तरह देख सकते हैं। हम इसे इस तरह ही लिखेंगे। तो ये गुणा 1/9 की घात 1 है, और फिर जमा 3 गुणा 4 का वर्ग, और फिर इसे हम गुणा 1/9 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब इसे हम जमा 3 गुणा 4 की घात 3 गुणा इसे हम 1/27 की घात 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ देखा उसके आधार पर हम इसे 1/3 का वर्ग और इस पूरे की घात 3 भी ले सकते हैं। यहाँ इसके आधार पर हमने ऐसा लिखा है। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। 1/3 की घात 3 के पूरे के वर्ग को हम 1/3 का वर्ग और इस पूरे की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने यही दर्शाया है। तो ये 1/9 की घात 3 के समान है। अब हम देख सकते हैं कि ये पैटर्न थोड़ा और स्पष्ट हो गया है। अब एक और चरण लिखते हैं। अगले वीडियो में हम इसे समाप्त करेंगे। तो ये बराबर 3 का वर्गमूल गुणा s का वर्ग बटा 16 गुणा 4 जमा 3 गुणा 4/9 जमा अगला पद 3 गुणा 4/9 का वर्ग है। यहाँ हमारे पास जमा 3 गुणा 4/9 की घात 3 है। हम इसी तरह से और आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी 3 गुणा 4/9 की घात को प्रत्येक बार बढ़ाते जाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका योग निकालना पड़ेगा। हम इसे अगले वीडियो में करेंगे। हम यहाँ कुछ टूल्स का प्रयोग करेंगे, जिनका प्रयोग हमने अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी में किया था। अगले वीडियो में हम इसे एक तरह से दोबारा करेंगे, ताकि हमको सूत्र और उपपत्ति मतलब प्रूफ को याद ना रखना पड़े।